चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत में ये व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है। किस भाग में पढ़ते हैं? भाग 11 में। आर्टिकल कितना? 245 से 263। 243 नंबर। पहले शुरू से ही सब रिवीजन फिर कर लेते हैं। यह जो है केंद्र राज्य संबंध में 3 सूची बनाए गए हैं, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, और केंद्र राज्य दोनों बना सकती है समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 100 है वर्तमान में। मूलतः कितने थे? 97। और 97 था तो 100 कैसे हो गया? इसमें कौन कौन बढ़ा बताइए? एक 2 का क है ना, 2 का क, और कौन? 92 का क और ख, और 33 प्रविष्टि हटे। रेलवे किसका विषय है? संघ सूची का। और पुलिस व्यवस्था किसका? राज्य सूची का, संघ सूची नहीं। और बताइए आणविक शक्ति, रक्षा, ये सब किसका है? संघ सूची का विषय है। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 अभी है, पहले कितना था? 47। राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी, अभी कितना है? 61 है। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, पर्यावरण, संरक्षण, मापतौल, इस सब को जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इतनी बातें क्लियर है ना? और ध्यान दीजिए सभी कोई। संघीय शासन की प्रणाली की अवधारणा भारतीय संविधान में, संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम, किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा लिए गए? किस भारत शासन अधिनियम द्वारा लिया गया? तो कहेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा बोलिए? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए आप ध्यान दीजिए सभी कोई कि अवशिष्ट विषय पढ़े हैं ना। अवशिष्ट विषय जो न संघ सूची का विषय है, न राज्य सूची का विषय है, न समवर्ती सूची का विषय है। इन तीनों में नहीं जिसकी चर्चा है। जैसे ये व्हाट्सएप वाली व्यवस्थाएं, टेलीग्राम, इस साइबर अपराध वाली सब व्यवस्थाएं जो आया, ये सब जो है नहीं था किसी सूची का विषय, तो इसको रखा गया, अवशिष्ट विषय बोला गया। इससे संबंधित कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है, यानी संघ बनाएगी। और ये बात कनाडा से लिया गया है, यानी अवशिष्ट शक्ति संघ में निहित है। ये बात कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से लिए गए हैं। फिर हम लोग पढ़ें कि 97 से 100 हुआ ना, तो 2 के क, 92 का क और 92 का ख जोड़ा, और 33 प्रविष्टि हटी। और 66 से 61 हुआ ना राज्य सूची में, तो 5 हटा। कौन कौन? 11, 19, 20, 29, 36। इसी चीज को 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार देखते देखते जरूर एक बार याद हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं तो इस सोचेंगे कि नहीं एकदम स्मार्ट छांट लेते हैं, बस खाली याद रख लो संघ सूची में क्या विषय है। 100 वाला राज्य सूची, समवर्ती सूची में बस ये हो गया VBI, या बाकी सब VBI नहीं है। तो ऐसी वाली बातें नहीं हैं। इतना सबके आ रहा है, जो ऊपर सबको कमजोर होगा, जोनों को इतना आता होगा 97 विषय, 66 विषय टोटल आपको याद रखना है। इसमें कम से कम जितना दिया है, तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन 66 से हट के 21, 61 हुआ, तो कौन कौन हटा? 11, 19, 20, 29 और 36। 11, 19, 20, 29 और 36 ये हटा। समवर्ती सूची में 47 से हो गया 52, तो आखिर जुड़ा होगा ना। तो कौन कौन? 11 का क, और 17 का क ख, 20 का क, और 33 का क। 17 के 11 के क, 17 के क ख, 11 के क, 17 के क ख, और 20 का क, और 33 का क। 249 नंबर आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो तो संसद बनाएगी, केंद्र बनाएगी, लेकिन राज्यसभा सिफारिश करेगी, 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर जाएगी दूसरी सदन में, वहां पर भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, तब जाकर के जो 1 साल के लिए कानून बनेगा। बना कानून जो है अगला 1 साल के लिए बढ़ाना है तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तो फिर अगला 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इसे 1 साल बढ़ाते जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा वाला जब चाहे जब 2/3 बहुमत से पारित करके इस कानून को कैंसिल कर सकते हैं। यही ना बातें पढ़े हैं।
ये बात को कई बार पढ़ ली है, बस इतनी बात है, थोड़ा जल्दी नहीं बोलेंगे तो इसको बोलने में 2 मिनट लग जाएगा। समझ में आ गया ना? पूछा है कौन चीज? राज सूची के विषय पर कानून बनेगा, में पावर पूरा राज्यसभा के है। ये बात कितना में है? 249 में। और आपातकाल लगता है तब जो है राज सूची के विषय पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। और अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता को मजबूत करना है तब राज सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाएगी। ये बात 253 में वर्णित है। कितना में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय समझौता वाला बात याद है ना? माने प्रधानमंत्री गए नेपाल सरकार के साथ समझौता किए और राज सूची के विषय से रिलेटेड कहा कि सबको ठीक करवाइए। तो वो तो बिहार के मुख्यमंत्री ऐसा करते, लेकिन प्रधानमंत्री कह देंगे तो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। जो नियम बना देंगे वो मानना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाना है, मजबूत बनाना है। तो ऐसा हो सकता है, राज सूची के विषय पर कानून केंद्र बना सकती है। ये बात किस आर्टिकल में वर्णित है? 253 आर्टिकल, 253 आर्टिकल में। और जो स्रोत है निगम कर यानी कॉरपोरेट जितना प्रकार के जो इंडस्ट्री पर जो कर लगते हैं, ये सब जो है वसूली केंद्र सरकार की होती है। ठीक है ना? जैसे हो गया जितना सेल भेल गेल कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, इस सब के द्वारा जो टैक्स का निर्धारण होता है इसे निगम कर के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है ना? तो ये सब कौन लेती है? यह टैक्स का मतलब का वसूली कौन करती है? तो कहेंगे केंद्र सरकार। और सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि पर को छोड़ के भूमि अन्य संपत्ति कर, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, राजस्व कर में हम लोग पड़ेगी कृषि भूमि कर, संपदा शुल्क, भूमि भवन, पशु नौकायान विक्रय, वाहन, ये सब राज्य सरकार। और समय समय पर आयोग बनते गए हैं। ठीक है ना? जैसे हम लोग पढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंधों को सुधार के लिए विभिन्न केंद्र राज्य संबंध को सुधार करने के लिए विभिन्न आयोग बने। उसमें से एक प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय आयोग, सरकारी आयोग। ये पूछता है इनमें से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? तो उसमें ऑप्शन बहुत सारा रहेगा। बलवंत राय मेहता समिति, जेवीपी समिति, सरकारिया समिति। तब क्या करेंगे? सरकारिया समिति, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। मैंने इस समिति बना, सिफारिश किया तो बहुत सारा दो राज्यों के बीच, केंद्र के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सही से समन्वय बना रहे, इसके लिए कुछ सिफारिश किया, उसको संसद ने लागू किया नियम बना के। तो उस सुधार बहुत सारा है, लेकिन 5 को याद रखिए। प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय आयोग और जो है सरकारिया आयोग। सरकारी एक पुंछी आयोग भी। तो सरकारिया आयोग में 3 सदस्य थे और ये गठित हुआ था 83 में। कहा कि 84 में रिपोर्ट दे दीजिएगा, लेकिन ये 4 साल लिया। 84, 85, 86, 87 में रिपोर्ट दिया, पब्लिश्ड हुआ 88 में। और इसने 247 को सिफारिश किया था। और RS सरकारिया सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना? और अन्य 2 सदस्य CV रमन और N माधव। CV रमन और कौन था? MR सेन। CV रमन और MR सेन। चलिए अब ध्यान दीजिए, पुंछी आयोग 2007 में, अब 87-88 में गठित हुआ, तो 20 साल 2 दशक हो गया। 97-2007 तक कहा 2 दशक में फिर जो राजनीतिक परिदृश्य में चेंजिंग हुआ है, उसके आधार पर केंद्र राज्य संबंधों को सुधार किया जाए, इसके लिए मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक पुंछी आयोग गठित की गई। और इसके अन्य सदस्य 5 सदस्य था, ये अध्यक्ष 4 सदस्य अन्य। कौन कौन थे? तो इसमें एकदम आसान आसान नाम था। विनोद था, अमरेश था, माधव था और मदन मोहन पुंछी तो अध्यक्ष हो गए। और तो कौन कौन था? धीरेन्द्र, विनोद, माधव, अमरेश। कौन कौन बोलिए तो? धीरेन्द्र, विनोद, माधव, अमरेश। बोलिए कौन कौन? धीरेन्द्र, विनोद, माधव, अमरेश। धीरेन्द्र, विनोद, माधव, अमरेश। तो अमरेश बागची जी का मृत्यु हो गया 8वें पद पर रहते हुए। तो उसके जगह पर विजय शंकर जी आए। कौन है बताइए तो? विजय शंकर। तो कुल 6 सदस्यों पुंछी आयोग में अपनी भूमिका निभाई और ये लोग रिपोर्ट दिए, उसके आधार पर बहुत सारे सुधार किए गए। हम लोग पढ़ें इसके बाद केंद्र संबंध से रिलेटेड बहुत सारे अनुच्छेद। ठीक है ना? एक जगह जो पूरा दिया हुआ है। पहला बार हम भी पढ़े थे तो ये लगा था एकदम याद नहीं होगा, याद भी नहीं करा सकते हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन धीरे धीरे 1 बार 2 बार पढ़िएगा तो फिर ये चीज़ आसान लगने लगेगा, समझ रहे हैं ना? एक के बार पढ़ के सोचिएगा कि एकदम IAS का आप कोचिंग पकड़ लेते हैं, समझ रहे हैं ना? तो नहीं, पहले जो पढ़े उसको तो पढ़िए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना?
तो हर जगह काम देंगे, ठीक है। तब भटकाव नहीं होना चाहिए, स्थिरता, कंटिन्यूटी, मैंने मन को स्थिर रखिए और कंटिन्यू रखिए, काम करिए प्रतिदिन। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। तो अगर हम लोग कहें कि केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के जो जो आर्टिकल बने, वो जो है, अब बताइए 247 पढ़े थे, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना, कितना नंबर आर्टिकल बोलिए? 247। राष्ट्रहित में अगर चाहे तो राज्यसभा की सिफारिश से राज्य सूची पर कानून बन सकती है 2/3 बहुमत से, फिर लोकसभा में जाएगी, दोनों मिलकर कानून बनाएगी, लेकिन बना कानून 1 साल के लिए बनेगा। राज्यसभा जब चाहे जब उसको 2/3 बहुमत से पारित करके 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, जब चाहे जब खत्म कर सकती है। ये बात कौन आर्टिकल में पढ़ते हैं? 249 में। कितना पढ़ते हैं? और 250 पढ़े हैं आपातकाल वाला, बात याद है? 3 गो आपातकाल लगता है। हम लोग भाग 18 में पढ़ेंगे अभी आगे, और आर्टिकल 352 से 360, ठीक है ना? भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 आपातकाल के बारे में वर्णन है। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में जो लगते हैं, और 360 में वित्तीय आपातकाल। तीनों आपातकाल लगेगा तो राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाएगी, केंद्र के अधीन राज्य सूची का विषय हो जाता है। और ये बात हम लोग 250 में पढ़ते हैं केंद्र संबंध में। 252 में पढ़े, 2 या 2 से अधिक राज्य चाहे कि हमरे इस राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना दीजिए, तो बनाया जाएगा, लेकिन तब लागू होगा वो 2 राज्य के अलावा, 3 राज्य के अलावा अन्य राज्य उसको विधायन को अंगीकार करेगा तब। सब कोई ठीक है ना? ये बात कौन आर्टिकल में? 252 पढ़ते हैं। 253 पढ़िए लिए है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाना हो, 2 देशों के बीच संबंध ठीक करना हो, तो उद्देश्य से सटे हुए जो पड़ोसी राज्य सब भारत के लगेंगे, उसके साथ सही समन्वय बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। ये बात हम लोग कितना पढ़ते हैं? 253 में। जो कितना पढ़ते बोलिए तो 253। कुछ अन्य मामलों में केंद्र का राज्य के ऊपर नियंत्रण होगा। ये बात कितना में? 257 में। नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर के कानून केंद्र बनाएगी, क्योंकि नदी अधिक राज्यों में बहती है, तो राज्य नहीं नियम कानून बनाएगी, केंद्र बनाएगी। ये बात 262। ये बात कि 2 या 2 राज्यों के बीच किसी भी चीज को लेकर मतभेद हो जाए, तो राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करती है। उन राज्यों को बुलाया जाता है और जिस चीज को लेकर मनमुटाव है उसको दूर किया जाता है। उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, बुलाते हैं राष्ट्रपति, और जय राज्य के बीच मनमुटाव है, मतभेद है, उस सब राज्य के मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे और समस्याओं को निपटाया जाता है। ये अंतर्राज्य परिषद के बारे में वर्णन 263 आर्टिकल, जो कि केंद्र संबंध का अंतिम आर्टिकल है। तब भाग 11 खत्म हो जाती है, फिर भाग 12 शुरू होता है। 264 से लेकर के 300 के क तक। 300 के क तो 44वां संशोधन 1978 में जुड़ा, याद है ना सबके नहीं को, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार थे 31 और 19 का एफ, संपत्ति का अधिकार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में था, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में थी 19 वाला, उसको हटा के भाग 12 के 300 के क में भेजा गया। तो इसी में हम लोग पढ़ते हैं वित्त, संपत्ति और संविदाय के बारे में, जिसमें 268 नंबर आर्टिकल पढ़ते हैं। 266 तो ये है कि संचित निधि, और 267 है आकस्मिक निधि। ये तो VBI है, आगे चैप्टर दिया है इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन यहीं पर आप जान लीजिए। संचित निधि हम लोग जितना पैसा टैक्स देते हैं ना केंद्र सरकार को, वो जमा होता है जिस पोटली में, ठीक है ना, वो संचित निधि कहते हैं, और उसका कुछ परसेंटेज एक अलग जगह जमा किया जाता है कि अकस्मात केस में पैसा निकाला जाएगा, जिसके लिए विनियोग विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी पैसा निकलता है तो विनियोग विधेयक पारित करके, विनियोग विधेयक के बारे में हम लोग आर्टिकल 114 में पढ़ते हैं। कितना में पढ़ते हैं? 114। तो संचित निधि से पैसा निकलेगा। संचित निधि के पैसा
कैसे निकलेगा, क्या प्रावधान है। इस संचित निधि के बारे में कौन आर्टिकल है 266, आकस्मिक निधि के बारे में कौन 267, और 268 में लिखल है कि ऐसा मतलब टैक्स का इस वस्तु पर चाहे किसी भी संपत्ति पर टैक्स का निर्धारण करेगी केंद्र सरकार और वसूल करेगी राज्य और उपभोग करेगी राज्य। तो वैसी व्यवस्थाओं सबके बारे में वर्णन कौन आर्टिकल में 268, और 268 के ए है सेवा कर से संबंधित टैक्स निर्धारण केंद्र के द्वारा, वसूली राज्य के द्वारा, उपभोग भी राज्य के द्वारा। 268 के ए में पढ़ते हैं, एकदम धैर्य रख के पढ़ेंगे, याद हो जाएगा सब, ठीक है ना। हड़बड़ा के पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना, एकदम खोजेंगे कि नहीं एकदम स्मार्ट। आपको पता है कौन सी स्मार्ट है नहीं है, वो तो पहले पूरा पढ़ेंगे, कोई सिलेबस पूरा पढ़ा जाता है, तब उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन तो कहीं से पूछ सकता है, पहला बात तो ये है, लेकिन हाँ किसी सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इंडिविजुअल अलग अलग अब एग्जाम सब होंगे। अब उस आधार पर आप जो देखिए कि किस सेक्शन से ज़्यादा पूछ रहा है। तो रिवीजन के लिए पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, मेरिट बनाना है तो, रिजल्ट लेना है तो। रिवीजन के लिए 10 दिन में कि किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करें कि छूटे नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए स्मार्ट स्टडी जल्दी जल्दी उस चीज़ को, इम्पोर्टेंट वाला चीज़ को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। पढ़ना तो इसमें जितना है एनसीईआरटी का ही पूरा चीज़ इसमें लिखा है। तो एनसीईआरटी तो 6 से 12 तक जो है, ठीक है ना, उसकी बातों को वो पूरा कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। अगर कहीं कहीं पर जो बैच वैच भी चालू होता है तो पढ़ने में लगेगा 6 से 12वां तक जो है, अगर एक एक शब्द को समझ समझ के पढ़िएगा। या हम पढ़ाए थे बायोलॉजी, एक एक शब्द पढ़ाए थे, छठा से लेकर के 10वां तक, समझ रहे हैं ना, छठा 7वां 8वां 9वां 10वां पूरा, ठीक है। तो उसको पढ़ाने में हमको 4-5 महीना लग गया था, खाली बायोलॉजी को पढ़ाने में, छठा 7वां 8वां 9वां, वो 11 12 नहीं। अब बाकी हिस्ट्री पढ़िएगा तो 4-5 साल लग जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, अगर एक एक शब्द का अर्थ बता के पढ़ाए तब। अब पहले एनसीईआरटी का पूरा एक एक शब्द का अर्थ कोई बताइए नहीं सकता है, इतना वो गहन बातें लिखा रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको रिजल्ट लेना है ना, सबसे अच्छा लुसेंट पढ़िए, ठीक है ना, और उसको उसमें से कोई बातें छोड़िए नहीं। तो देखिए 268 पढ़े, 269 में पढ़े कि केंद्र के द्वारा आरोपित और संग्रहित भी केंद्र के द्वारा किया जाएगा, राज्यों को दे दिया जाएगा। तो ये कितना 269 और 270 माने पैसा कै % टैक्स लेंगे वो तय करेगा केंद्र, अब फोर्स सोर्स भेज के वसूल होएगा केंद्र, और वसूल के दे देगा राज्य को कि तुम उपभोग करो। तो वो सब बात कितना में है 269। 270 में है केंद्र टैक्स का निर्धारण अपने हिसाब से कुछ एरिया में करेगी, तय होगा एरिया, राज्य अपने हिसाब से निर्धारण करेगी, दोनों पैसा वसूलेगी, सारा पैसा एक जगह जमा होगा, फिर बंटवारा होगा कितना कितना % केंद्र को कितना राज्य को। तो उस सब व्यवस्था के बारे में कौन कौन उस सेक्टर आएगा उसमें, वो सब तय करता, उस सब बातें लिखा हुआ है किस आर्टिकल में 270। केंद्र चाहे तो किसी राज्य को विशेष अनुदान दे सकती है, 10,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपया केंद्र चाहे तो दे सकती है, और इसके लिए बगल वाला राज्य आवाज नहीं उठाएगा कि बगले में पैसा बटा रहा है और इधर जो है हम लोग भी गरीबे हैं, हम लोग पैसा नहीं मिल रहा है, तो कहेगा नहीं ऐसा है, दिया जा सकता है। कौन आर्टिकल में 275। 283 में अब पढ़े थे, याद है सब किन्हीं को, कि संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में जमा धनराशि के विरक्षा कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा 283 में है। माने संचित निधि में फालतू के पैसा ना निकले, आकस्मिक निधि से, लोक लेखा निधि से जरूरत से पैसा निकले। तो कैसे जरूरत से पैसा निकलेगा, उसका विधि व्यवस्था है, ये बात हम लोग पढ़ते कितना में 283। 286 में वस्तुओं पर बिक्री और अथवा खरीद पर कर आरोपण पर प्रतिबंध, यानी किसी राज्य में कोई वस्तु उत्पादित हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें जो है डिमांड के हिसाब से उसका ज़्यादा मतलब मान लीजिए बिक्री होने लगे तो टैक्स का आरोपण अतिरिक्त उस पर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, जितना तय हो गया है दाम उतना ही रहेगा, ताकि दाम में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो। तो किसी वस्तु पर कर आरोपण में प्रतिबंध किस आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं 286 में। 287 ये बिजली पर टैक्स में छूट, ये आर्टिकल पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप याद रखिएगा क्योंकि बिजली बनता था पर यूनिट 20 रुपया 25 रुपया लग जाता था, और जनता जो है, लोग जो है उतना महंगा बिजली को नहीं लगा सकता था। तो सरकार
उसके लिए बोलती थी कि हम सब्सिडी देंगे, हम जो है उसका 20 रुपया है तो 12 रुपया हम दे देंगे, 8 रुपये प्रति यूनिट आप लीजिए। तो इसमें टैक्स में छूट कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कितना तक दिया जाएगा, सारा प्रावधान था। किस आर्टिकल में? 287। 288 में, 290 में कुछ व्यय, अच्छा 200 पहले 89, राज्य के संपत्ति आय के संबंधित कर आरोपण में छूट। कोई मान लीजिए गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, अगर उसका इनकम ज़्यादा हो रहा है वहाँ के लोगों को, तो केंद्र सरकार अतिरिक्त कर का आरोपण उसके संपत्ति पर, उसकी संपदा पर नहीं लगा सकती है। के भवन पर, ये सब चीज़ पर अतिरिक्त टैक्स का आरोपण से छूट दिया गया संविधान द्वारा। सरकार ऐसा करेगी तो सरकार को रोकेगा न्यायालय, ठीक है ना। ये कौन आर्टिकल में लिखा हुआ है? 289 में। 290 कुछ व्यय पेंशन संबंधों में विशेष समायोजन, चाहे तो अभी कर दे ऐसा कि रेल के कर्मचारियों को जो है बोनस ज़्यादा मिलेगा, तो बोनस ज़्यादा मिलता भी है रेल के कर्मचारी को, क्योंकि उसको छुट्टी बहुत कम मिलता है, बात समझ रहे हैं ना। तो उस सबको बोनस ज़्यादा मिलता है, लगभग दिवाली आएगा, ठीक है ना, दिवाली छठ पूजा के समय में, तो उस समय एक एक व्यक्ति को लगभग जो है 80,000 83,000, जिसको 35-40 हज़ार वेतन है, उसको 2-2.5 महीने का बोनस मिल जाता है, वो एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो वो चाहे कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, कितना तक कर सकता है, अतिरिक्त पेंशन या कुछ अन्य सुविधाएं किसी विशेष वर्ग को केंद्र चाहे तो दे सकती है। और इसका ऐसा संविधान में लिखा गया है। इस आर्टिकल के अंतर्गत में 290, 292-93 केंद्र को जरूरी पड़ेगा तो ऋण ले सकती है, राज्य को जरूरी पड़ेगा तो राज्य भी ऋण ले सकती है। तो केंद्र ऋण ले सकती है अन्य देशों से, संस्थाओं से, किस आधार पर? इसका चर्चा 292 में है। राज्य भी ऋण ले सकती है अन्य संस्थाओं से, इसकी चर्चा 293 में है। अंतर्राज्य परिषद हम लोग पढ़े संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत में, ये हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राज्य परिषद, देख लीजिए सभी कोई। तो अंतर्राज्य परिषद हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 263 भाग 11, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवादों को मैत्रीपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। और यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच संतुलन भी स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 1990 तक जो है कभी भी अंतर्राज्य परिषद का गठन नहीं किया गया। राज वाला सब वाला हम लोग को कोनो मने मुटाव नहीं है, मन मुटाव रहता है लेकिन बोलता है कोई मन मुटाव नहीं। मैंने ऐसा होता है कि 2 व्यक्ति के बीच मन मुटाव रहेगा, लेकिन क्या कोई मन मुटाव नहीं है, लेकिन अंदर अंदर मन मुटाव रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग बातें करें तो हम लोग एथिक्स की बातें भी नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जब आप नौकरी सबके निकाह हो जाएगा तब एथिक्स की बातें पढ़िएगा, तब समझ में आएगी बात, तब समझ में आएगी कि दुनिया में जो जितना करीबी है उतना ही दूर है, समझ रहे हैं ना। आप क्रिकेट मैच खेलते देखते हैं, ठीक है, तो उसमें खिलाड़ी जो खेलता है, ठीक है ना, बैट बॉल को जो बैट से मारता है तो उसको आउट कौन करता है बताइए? वो आउट कौन करता है? ज़्यादा उसको आउट होने का चांस किससे रहता है? पवेलियन भेजने का काम उसको ज़्यादा कौन कर सकता है? जो उसके करीब में है। करीब में कौन है? विकेट कीपर है, ठीक है ना। तो इसलिए कहने का मतलब सबसे बोलिए बतियाइए, ठीक है ना, लेकिन किसी को करीबी मत मानिए, बात समझ रहे हैं ना, किसी को नहीं, ठीक है, क्योंकि करीबी मान लीजिएगा आउट, समझ रहे हैं ना। तो धोखा होगा वो सब छोटा मोटा बात है, ये मैंने पूरे जीवन भर की बातें कह रहे हैं, ठीक है ना, ये धोखा होगा ये सब। चलिए ध्यान दीजिए इधर, सब दिन की बातें मतलब बताया जा रहा है हर चीज में। तो सबसे बोलिए हंसिए एकदम सब ठीक ठीक, लेकिन जो है करीब नहीं बनना है। करीब जो है आपके माँ बाप है, उसके अलावा कोई नहीं है। और माँ बाप से भी मतलब बाद में आपको पता चला चलो एकदम थोड़ा
सूर्य में ठीक है ना। मतलब ऐसा होगा, अभी नहीं, अभी तो बहुत बेकार लगेगा आपको। ठीक है, जब आप मैच्योर हो जाएंगे, हम भी नहीं है वैसा, लेकिन सुनते सुनते हैं थोड़ा मोड़ा इधर उधर, एक आदमी को दार्शनिक वार्शनिक है, तो हमको सब अब जो 20-25 दिन एकदम रिलैक्स रहते हैं, हम समझ रहे हैं ना। ना पढ़ा जाएगा कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाएगा कुछ बातों को। हाँ बोलिए, क्या बोले? नहीं, आप खड़ा होइए, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिएगा तब ना। आप मन में बोलिए तो कैसे हम समझेंगे? ग्रुप में गुरु के करीब ना ना, हमसे कहाँ, नहीं गुरु के करीब कह रहे हैं, एकदम नहीं, गुरु भी नहीं, समझ रहे ना। हमसे जो है करीब क्यों रहेंगे? ठीक है, आप जो है पढ़िए समझिए, हम आपका भला चाहते, बहुत आदमी भी भला चाहेगा हमके अलावा, लेकिन बस काम से। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए, गौर करिए, सभी कोई ध्यान दीजिए। तो ये सब बात हम कितना बोलेंगे तभी समझ में नहीं आएगा, जब आप थोड़ा हमरा इससे भी ज़्यादा एज में थोड़ा जाइएगा, हमको भी नहीं समझ में आता है, तब खुद आप जीवन को सब बातों को सीखिएगा समझिएगा, और सब बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पढ़ते रहेंगे तब। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें, क्या बोल रहे हैं कि यह जो है अंतराज जो लड़ाई झगड़ा जो होता है राज्यों के बीच, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा जो होते हैं राज्यों के बीच, तो इसमें केंद्र और राज्य के सरकार के संतुलन स्थापित कर, तो बोलता है सब कोई कि बोला 1990 तक कि हम लोगों में कोई मनमुटावे नहीं है, ठीक है ना, राज्यों के बीच। तो इसको लेकर के आप ध्यान दीजिएगा, 1983 से 1988 तक में जो सरकारी आयोग जो पूरा 83 में गठित हुई, 88 में उसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ, तो वो बोला कि संविधान में जब जिक्र है कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए 10 वर्ष में एक बार, तो काहे नहीं किया जा रहा है? तो उसके सिफारिश से पहला बार 1990 में जाके अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ, पहला बार था, लेकिन कोई कहिए नहीं रहा था हम लोगों में कोनो बात के मन मुटाव है। तब कहा कि नहीं हो कहेगा तो ये जो है राष्ट्रपति जो है अपना हिसाब से सोच समझ के बुला लेंगे अंतर्राज्य परिषद। तो ध्यान दीजिए, बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकारी आयोग की सिफारिश को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल सरकार ने 28 मई 1990 को अंतर्राज्य परिषद का गठन किया। पहला बार अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किए गए? 1990 में। कब किए गए बोलिए तो? अंतर्राज्य परिषद का गठन कब किए गए बोलिए? 1990 में। तो कब? 28 मई 1990 को। और किसकी अध्यक्षता में? वीपी सिंह की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? और अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, माने भले बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। अन्य सदस्य होंगे सभी राज्य के मुख्यमंत्री। जब भी अंतर्राज्य परिषद बुलाया जाएगा तो बोला जाएगा सभी राज्य के मुख्यमंत्री आ सकते हैं, जिनको जिनको ये नहीं कि आना ही जरूरी है, उनके सदस्य कौन कौन हैं, और जिनको समस्या हुआ आएंगे तो सदस्य माना गया है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री तो हो ही गए, जो अध्यक्ष भी है। अंतर्राज्य परिषद का पूछा जाता है अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री की प्रधानमंत्री तो याद रखिएगा कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री नहीं। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, जैसे पुदुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन विधानसभा है, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। 3 जगह 8 गो में, 5 जगह नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, वहाँ के भी मुख्यमंत्री सम्मिलित हो सकते हैं। हर केंद्र शासित प्रदेश है 5 गो, तो वहाँ प्रशासक होते हैं, जिसे उपराज्यपाल कहते हैं, आयुक्त कहते हैं, ठीक है ना, उपराज्यपाल, आयुक्त, आयुक्त और प्रशासक कहते हैं। तो वो भी सम्मिलित हो सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के। वो सदस्य है, जो जो सदस्य उप समझिए। राष्ट्रपति शासन, जहाँ पर लगल राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, जहाँ राष्ट्रपति शासन अगर लगल है किसी राज्य में तो वहाँ के राज्यपाल आएंगे। और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री नामित करते, 6 कैबिनेट मंत्री, जिसमें गृह मंत्री जरूर नामित करेंगे। अब 5 को किसको नामित करेंगे वो फिक्स नहीं है। तो देखिए कौन कौन हो गया, समझिए, ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री, जिनमें वो गृह मंत्री फिक्स होगा, हर राज्य के मुख्यमंत्री होगा, हर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक है, जहाँ पर अगर विधानसभा है तो वहाँ के राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री आएंगे। जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगल है राज्य में तो वहाँ के राज्यपाल आएंगे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। यह है अंतर्राज्य परिषद, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री के अगर अनुपस्थित है तो अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा कैबिनेट स्तर का मंत्री करते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अनुपस्थित है और जिस तारीख को बैठक होना है
तो जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का जाना अनिवार्य ही है। अगर मान लिए कोई अन्य काम में चले गए तो अन्य कैबिनेट मंत्री को नियुक्त कर देंगे प्रधानमंत्री, वही उसकी अध्यक्षता करेगा। वो छऊ में कौन हो? कैबिनेट मंत्री नहीं, गृह मंत्री। वो छऊ में से जो कोई भी अध्यक्षता करेगा। परिषद 1 वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, ऐसा संविधान में कहा गया था कि हर साल कई गो बैठक कम से कम होना चाहिए, 3 गो। अंतर्राज्य परिषद का प्रमुख कार्य राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को जांच करना और उन पर सलाह देना। अंतर्राज्य परिषद के कार्य कानूनी और गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों में संबंधित है, हो सकता है मामलों से संबंधित हो सकता है, किंतु इसकी प्रकृति सिर्फ सलाहकारी होगी। मतलब जो भी मैटर को लेकर विवाद है, चाहे वो कानूनी मैटर हो, माने संविधान में संशोधन करने की बातें हो, ठीक है, चाहे गैर कानूनी मैटर हो, ठीक है ना, कानून में ये जिक्र है लेकिन इसके अलावा छोड़ो, कानून एक तरफ, अपना मानवता क्या कहता है वो एक तरफ, तो ये गैर कानूनी बातें हो गई, ठीक है ना, गैर कानूनी बातें हो गई। अब संविधान में है कि भाई बहन है, समझ रहे हैं ना, तो भाई बहन है तो उस सबको संपत्ति का बराबर का हक है ना। तो क्या बिहार में ऐसे, चाहे कहीं पर अधिकांश जगहों में ऐसा देखिए, अमीर फैमिली में होता है, ठीक है ना, उसमें बंटवारा करता है सब, लेकिन अमीर जो जितना है ना उतना ही वो बोले ना और ख़त्म है, ठीक है। तो उसमें जो जैसे बड़ा होगा, हम एक जहाँ एक बार रहे थे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो वो लोग बड़ा डॉक्टर, घर में IIT है, बहुत बड़ा मैनेजर था बैंक का, और 2 भाई है, और दोनों भाई का मतलब अच्छा अच्छा घर 4-5 जगह, और दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करता, समझ रहे हैं ना। अब 65 साल है, एगो मतलब 62 साल के से, कोई बात एक दूसरे से नहीं कर, ठीक है, एक ही जगह रह रहा है, एक ही जगह से, तो और उसमें उसे बोला कि हमारी जो बहन है, 4 गो बहन, उनमें एक बहन के बेटा माने दरोगा था, केस सब बात सब समझ गया था, और वो केस कर दिया कि संपत्ति का, वो लोग अमीर आदमी था, तो केस करके, ठीक है, अब पूरा जो संपत्ति का जो है, माने जो पूरा बंटवारा करके जितना है, अब मान लीजिए 10 बीघा जमीन होगा, एगो पड़ेगा तो 10 करोड़ रुपया होगा, ठीक है ना, तो 10 करोड़ रुपया छोड़ता नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन मानवता क्या कह रही है? मानवता कह रही है, ठीक है, कि गैर कानूनी तौर, कानूनी तौर पर तो वो तो ले लेगा, 100% है, क्योंकि कानून में जिक्र है। तो गैर कानूनी तौर पर कि चलो हटाओ, इतना सब अपना संपत्ति दे ही दे रहा है आपसे, फिर तो दूसरा कोई ले सकता है, जब इस तरीका से हो तो आपसे भी तो ले सकता है ना, तो आप अपना नहीं देंगे। ऐसी व्यवस्था जो है सरकार कहेगी कि नहीं छोड़िए, मैंने इस वे में कहा जाएगा कि मानवता क्या कहता है, उस आधार पर भी निर्णय दिया जा सकता है, ये नहीं कानूनी तौर पर पूरा निर्णय होगा, उसमें एक मानवता के आधार पर कहा जाएगा कि चलो अपना है तो उसको छोड़ दो, इतना रहने दो, ठीक है। तो ऐसा निर्णय होगा, इस निर्णय के खिलाफ ये नहीं, एक सलाहकारी बात होगी, ये नहीं जो निर्णय कर दिया तो वो करना ही है, किया तो किया, नहीं किया तो भी कार्रवाई नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर जो भी इसमें निर्णय हुए, उस निर्णय के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो सकता है, नहीं भी मानेगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसी एक सलाहकारी संस्था है, समझा बुझा के नहीं, गांव में पंच वगैरह सरपंच वगैरह बैठता है, वो बोल दे कि ठीक है कि इतना इतना इसे कर, और नहीं करिए बाद में फिर ईटा जोड़ाई शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ही पंच आकर के बोलता है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, कुछ भी नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें यह एक सलाहकारी संस्था होगी। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है, परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। ये तो अंतर्राज्य परिषद है, लेकिन एक स्थायी समिति दिन रात वो सोचता है यही बारे में कि कैसे राज्यों के बीच समन्वय सही से स्थापित किया जाए, कौन कौन व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना। वो अस्थायी समिति का मतलब हमेशा उसी के काम के लिए उसको नियुक्त किया गया है। ये अस्थायी समिति पहले नहीं था। जब अंतर्राज्य परिषद गठित हुए 28 मई 1990 को, याद है ना कै तारीख को, 28 मई 1990 को, तो 1996 में एक स्थायी समिति बनी, और इस स्थायी समिति में सदस्य होते हैं गृह मंत्री, अध्यक्ष है उस समिति के, अंतर्राज्य परिषद के नहीं। अंतर्राज्य परिषद के कौन है? प्रधानमंत्री। जो वो स्थायी समिति है कि दिन रात आप सोचिएगा, समय निकालने करके आइएगा और इसके बारे में आप सोचिएगा, तो उसका स्थायी समिति है जो अंतर्राज्य परिषद का, वो स्थायी समिति के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, स्थायी समिति के। और अन्य 5 कैबिनेट मंत्री जो केंद्रीय स्तर पर 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। सबसे शक्तिशाली कैबिनेट मंत्री, तब राज्य मंत्री, तब उप मंत्री।
और सब मिला के लोकसभा का कै % हो सकता है? 15%। लोकसभा का ये बात पहले नहीं था कि 15% लोकसभा के मंत्री बनेगा, यानी 543 है तो उसका 15% निकालेंगे, 27 3 81, 81 गो से ज्यादा मंत्री केंद्र में नहीं होगा। और तीनों मिला के कैबिनेट राज और उप मंत्री तीनों मिला के 81 गो से ज्यादा नहीं। ये बात पहले नहीं था, ये 91वां संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ बोलिए तो? 91वां संशोधन 2003 में हुआ। तो कैबिनेट मंत्री 5 गो और 9 गो मुख्यमंत्री। अब वो हर बार चेंज हो ही रहेगा स्थायी समिति में। कुछ दिन के लिए 9 गो मुख्यमंत्री रहा, 9 गो राज्य के, तो फिर को हट जाएगा, फिर दूसरा 9 गो राज्य के मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो इस स्थायी समिति में बताइए कौन कौन सदस्य होते हैं? गृह मंत्री होते हैं जो अध्यक्ष भी होते हैं, 5 कैबिनेट मंत्री होते हैं और 9 मुख्यमंत्री होते हैं। स्थायी समिति कब बनी? 1996 में। परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय भी है। सचिवालय का काम है कागजी जो भी लिखा पढ़ी वाली कामें हैं वो एक जगह जमा किया जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर वो कागज निकाला जाएगा और उसमें जो हेड होगा वो सचिव होगा उसका सचिवालय का। तो इस अंतर्राज्य परिषद का एक अस्थाई समिति भी है और एक सचिवालय भी है जिसे अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहते हैं। अंतर्राज्य परिषद का है तो अंतर्राज्य परिषद सचिवालय, यानी 1991 में बना। और इसका प्रमुख भारत सरकार का सचिव होते हैं। भारत का एक जैसे कि राज सचिव है, राजस्व सचिव है, उसी प्रकार का भारत का सचिव होते हैं के अध्यक्ष। और यह 2011 में सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। समझिए, 2011 में कह दिया गया कि जो ये अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय है जो 1991 में गठित हुआ था, इस क्षेत्रीय परिषद का भी सचिवालय का कार्य करेगी। माने क्षेत्रीय परिषद का भी कागज उगज वहीं रखाएगा और अंतर्राज्य परिषद का भी कागज उगज रखने वाला एक गो भवन होगा, एक ही जगह होगा। अब क्या क्षेत्रीय परिषद? तो देखिए 6 गो क्षेत्रीय परिषद पढ़े थे हम लोग। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें कुछ राज्यों सबको चुन लिया गया है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इस सबको जो है रख दिया गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश और इधर से हो गया हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हो गया। समझ रहे हैं ना? उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में नहीं है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय गुवाहाटी है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कलकत्ता है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु ये आएंगे और दमन दीव दादरा नगर हवेली, तो यह इसका मुख्यालय है चेन्नई। ठीक है ना? और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। ठीक है, तो ये टोटल क्षेत्रीय परिषद है। तो ये अलग अलग जो क्षेत्रीय परिषद है इसका भी एक सचिवालय है, सबके मिला के एक जगह सचिवालय है। तो वो क्षेत्रीय परिषद का सचिवालय, अंतर्राज्य परिषद का सचिवालय, दोनों एक ही जगह है। ठीक है ना? और ये कब ऐसा किया गया? 2011 से एक ही जगह कर दिया गया। अंतर्राज्य परिषद का प्रथम बैठक, ठीक है, 28 मई 1990 को अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ, लेकिन इसकी पहली बैठक हुई 28 मई को नहीं, 10 अक्टूबर 1990 को। तो बताइए सभी कोई, अंतर्राज्य परिषद का गठन हुआ कब? 28 मई 1990 को गठन हुआ। बैठक कब हुआ? 10 अक्टूबर 1990 को। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। ठीक है ना? वीपी सिंह। तो वीपी सिंह के प्रयास से ऐसा संभव हो पाया था। परिषद के बारे में हम लोग जानते हैं कि अंतर्राज्य परिषद 10 अक्टूबर प्रथम जो वीपी सिंह। अब थोड़ा सा 10 मिनट समझिए। 6 बजे से क्लास किनका किनका रहता है? हाथ उठाइए। 6 बजे से क्लास जो है, मतलब 6:10-15 तक भी जा सकते हैं, है ना? तो 6:10 तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? देखिए, भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान का भाग भारतीय संविधान का भाग हम लोग पढ़ते हैं 15, 324 से 329। चलिए बोलिए, भारतीय संविधान का भाग 15 कितना से कितना पढ़ेंगे? 324 से 329, 324 से 329। और 324 में है पूरा है निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में वर्णन है? तब भारत सरकार का स्पष्ट रूप से चूंकि लोकतंत्र व्यवस्था है, तो स्पष्ट रूप से और निष्पक्ष चुनाव हो, सरकार अपने पक्ष में पूरा वोट न ले ले, लेकिन संविधान एक तरफ, अब बिहार में पैसा एक तरफ, ठीक है ना, सब चीज खरीदा जाता है, ठीक है ना। आई दिमाग लगा लिया नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, समझ रहे हैं ना, दोनों जो है पूरा एक्सपर्ट ना, अंतिम पड़ाव पर है जीवन के, है कि नहीं? दोनों ने अब राजनीति सीखते सीखते ये लोग समझ गए कि यहाँ पर बिहार में कौन कौन एरिया में कैसे मतलब लोग वोट देता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बिना पैसा के वोट नहीं मिलेगा। आदमी तत्काल याद रखता है, ठीक है ना, तत्काल बात फिर भूल जाता है बहुत जल्दी। इसीलिए चुनाव के पहले देखा कि छठ पूजा वगैरह ये सब है तो तुरंत पैसा दे देते हैं, सब समझेगा 10-10 हज़ार रुपया जो है मिल जाएगा। अब भले स्कूल नहीं खुलेगा, यहाँ पर एक आदमी को स्कूल से मतलब नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कॉलेज से मतलब नहीं है, यहाँ पर स्कूल को वो सब कुछ समझ में नहीं करता है, शिक्षा उक्षा, यहाँ पेट सबसे पहले, ठीक है ना। खाने के लिए यहाँ पर सबसे खराब स्थिति है ना, तो खाने के लिए बस यहाँ पर सब कुछ सोचता है। किसी तरह अगर खाने के लिए यहाँ पर लोगों को मिल जाए तो कोई कामों नहीं करेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप लोग को पता है कि एक विधानसभा में सरकार ने 100 करोड़ रुपया बांट दिया। एक विधानसभा में कितना? 100 करोड़ पैसा बांट दिया लोगों को। अब कोई भी विधायक कितनों पैसा वाला होगा अपना एरिया में तो 100 करोड़ खर्चा नहीं कर सकता है, उतना उनका बजटे नहीं है, उनका पूरा संपत्ति नहीं है होगा, समझ रहे ना। तो सरकार जनते के पैसा, उकरे पैसा को, ठीक है ना, जो कि किसी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना था, कोई नई बातें करनी, और वही पैसा के बांट दिया। संविधान का दुरुपयोग करके ऐसा नियम बनना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब उड़िया गया, सब तेजस्वी ज्ञान लालटेन सब फेंका गया। जे गलत वो सब काम सब ठीक कर रहा था, सोच बुद्धि विचार सब अपना अपना ही जन स्वराज सब बने था, लेकिन पैसा के सामने बिहार में नहीं चलेगा। और देखिए सब उड़िया गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर नहीं आने कुछ हो नहीं, वो कन्फर्म 10,000 रुपया नहीं देता ना तो कन्फर्म सरकार चेंज हो जाती, ठीक है ना। और जो है लेकिन ये जो 10,000 रुपया जो मिला, ठीक है, और ये जो गाना सब जो जो बजने लगा, समझ रहे ना। और कुछ जो है ये कमियां है, खामी बता दे रहे, एकदम असलियत बताते हैं। जो यादव जी लोग थे स्पष्ट डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जो भी है, बहुत सारे होंगे इसमें, ज़्यादा तो ज़्यादा हुए बिहार में जो है 100 गो में 14-15 गो जो ज़्यादा मतलब कि सब कास्ट के 6 गुना है, हर कास्ट से 6 गुना है ज़्यादा। तो देखिए ये लोग, हम लोग का सरकार आ रहा है एकदम ऐसा इस, अब हम लोग देखा भाव, अब हम लोग बताएंगे, ऐसे करके क्या बताएंगे, ऐसे सब डर गया, बात समझ रहे हैं ना। बाकी सब कास्ट वाला अब सब सोच लिया कि नहीं ई तो नहीं आना चाहिए, इसको तो वोट नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये भी जो एक कारण रहा कि हारने का, और भी गाना भी ऐसा ऐसा बजावे लगा ना ठीक है ना। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं, आप पहले जल्दी समय आप लोग इसके लिए थोड़े दिए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो निष्पक्ष चुनाव हो, सरकार जिसे करने लिए अपने पक्ष में, तो ऐसा न करे इसके लिए निर्वाचन आयोग बनी है। कौन आयोग बनाया गया? तो एक स्वायत्त और निष्पक्ष संस्थान के तौर पर निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 15 के आर्टिकल 324 में गठित किए गए हैं। भाग 15 के कौन आर्टिकल में? 324। और है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, और यह निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होगा, इसका हेड एक व्यक्ति होगा। 1993 तक, अक्टूबर 1993 तक एक सदस्य था निर्वाचन आयोग में, लेकिन वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हो गए हैं 1993 से, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जो निष्पक्ष तरीका से चुनाव कराने के लिए गठन किया गया है। और एक स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, इस पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है किसी सरकार के द्वारा। जब चुनाव के पहले 1-1.5 महीना पहले जो है पूरा पुलिस प्रशासन सब चीज खरीद लेता है, सारा हाथ में आ जाता है किसके? निर्वाचन आयोग के। वो जैसे चाहेगा, कोई मंत्री मुख्यमंत्री कोई किसी का बात नहीं सुनेगा।
वो सुनेगा कि केवल किसका, निर्वाचन आयोग का। क्या कि स्वायत्त संस्थान है, वो अपने हिसाब से तय करेगी कि कोई धांधली नहीं करा सके सरकार। ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग जो है निर्वाचन आयोग चैप्टर जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सब पढ़ के आइएगा।